आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे बढ़िया वाले आम ले लो। आम जो खाए एक बार वो खाए बार बार, बार बार। हाँ तो दे दो काकी आम। अरे ओ काकी, लाओ लाओ, मुझे भी दे दो ना आम। मैं भी तो देखूं कैसे हैं तेरे आम, जो इतना गला फाड़ रही है इस उम्र में। लाओ दिखाओ। सिर्फ गला नहीं फाड़ रही, जादू है, जादू मेरे आम में। बुढ़िया ने आम राजू की ओर बढ़ाए और राजू ने जैसे ही आम खाए उसका मुंह स्वाद से भर गया। वाह 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 वाह। ए काकी, अरे जरा ये तो बता, इतने मस्त मस्त मीठे मीठे आम कहाँ से लाई है तू? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी जगह ऐसे एकदम गुड़ की तरह मीठे आम तो कहीं ना होते। कहीं कोई राज तो नहीं है इन आम के पीछे? साधारण आम तो नहीं है, क्यों काकी? बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं नहीं, साधारण ही है। ये मेरे बाग के आम है और उस बाग में मैंने अपना खून पानी बहाया है। आम के अंदर तो जान आनी ही थी। शोभा की आंखों में कुछ तो था जिसको छुपाकर वो आगे बढ़ गई और राजू परेशान हो गया। शोभा कुछ ही देर में सारे आम बेचकर फिर से बाग में आ गई। शोभा की पूरी जिंदगी अपने बगीचे में सिमट कर रह गई थी। वो अपने पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। कुछ तो था इस बगीचे में जिसको शोभा किसी से छुपा कर रखती थी। रात हो गई है, अब मुझे जल्दी सो जाना चाहिए और ध्यान रखूंगी जो आज मुंह से निकला वो फिर कभी ना निकले। मैं नहीं चाहती किसी को मेरी बगीचे के बारे में भनक भी लग जाए। शोभा जल्दी से सो गई और अगली सुबह उठने में उसको देर हो गई। अरे ये क्या हो गया? आज इतना वक्त कैसे लग गया? और मैं तो अभी तक तुलसी मैया की पूजा भी नहीं की। जल्दी से नहाकर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद अपने पेड़ पौधों को पानी दूंगी। फिर शोभा जल्दी जल्दी नहा धोकर तुलसी की पूजा करने लगी और बगीचे की ओर देखने लगी। बगीचे में रंग बिरंगे पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे, सब जैसे उसकी राह देख रहे हों। शोभा जैसे ही उनके करीब पहुंची तभी पेड़ों की आवाज गूंजी। अम्मा जी, आज आने में बहुत देर कर दी। हम सब कब से आपके पानी का इंतजार कर रहे थे। आप जानती हो, जब तक हम आपका चेहरा नहीं देख लेते तब तक हमें फल देने की इच्छा नहीं होती। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अम्मा, तुम समय पर आया करो। तुम्हारे बिना हम दोनों का मन नहीं लगता। और सिर्फ हम ही नहीं, इस बगीचे का हर पेड़ पौधा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समय पर आया करो और जल्दी जल्दी पानी डालो अब। पेड़ों की बातें सुनकर शोभा मुस्कुरा दी और कहा, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो अपनों से ज्यादा तुम लोगों का ध्यान रखती हूँ, ताकि तुम हमेशा खुश रहो। तुम लोगों से ही तो मेरी जिंदगी है। फिर शोभा पूरे बगीचे में पानी देने लगी। फिर फल तोड़कर टोकरी में भर लिए और बगीचे से बाहर निकल पड़ी। तभी ये सब उसकी पड़ोसन विमला ने देखा। विमला ने शोभा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके मन में जलन भर गई। अरे ये कितनी दुबली पतली है, फिर भी इतना सारा काम कर लेती है, वो भी इस उम्र में। और मैं हूँ इसकी बराबरी की होते हुए भी मोटी हो गई हूँ। इसकी तरक्की मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इस पे तो दिन ब दिन जवानी चढ़ती जा रही है। उधर शोभा सिर पर फलों की टोकरी रखे गांव की ओर बढ़ती है और रास्ते में आवाज लगाती है, आम ले लो, लो आम, शोभा के बगीचे के ताजे रसीले आम। ऐसे आम खाओगे तो बार बार मेरे पास ही आओगे।
तभी गांव का मुखिया वहां आता है। अरे अम्मा, तुम्हारे हाथ का फल खाए बिना तो हमारा एक भी दिन नहीं बीतता। चलो लाओ, जल्दी से मुझे 2 किलो आम दे दो। क्या बताऊं, तुम्हारे आम का तो पूरा गांव दीवाना है। मतलब ऐसा आम किसी के बगीचे में होता ही नहीं है। गजब का रसीला और मीठा आम है। लाओ लाओ। क्यों नहीं मुखिया, आखिर मेहनत जो करती हूँ और इतने सस्ते आम पूरे गांव में कोई नहीं देता है। इसी तरह शोभा सारे फल बेचकर घर लौट जाती है। तभी रास्ते में विमला उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे शोभा बहन, क्या अपने बुढ़ापे की उम्र में इस बगीचे में ही लगी रहोगी? जाकर थोड़ा आराम भी कर लिया करो। देखो, मैं बैठकर खाती हूँ तो कितनी मोटी तगड़ी हो गई हूँ। नहीं विमला, तुम्हें बैठकर खाने में मजा आता है तो खाओ, मुझे नहीं आता है। मैं तो अपने बागीचे की मेहनत से ही अपना जीवन बिताऊंगी और ये मेहनत बेकार नहीं जाती। बदले में मेरे पेड़ पौधे मुझे अच्छे फल फूल देते हैं, इसीलिए मुझे उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है। नहीं, मैं तुम्हारी ये खुशी अब और नहीं देख सकती। आज रात ही मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बगीचे को खत्म कर दूंगी। गांव वाले तुम्हारी तारीफ करते हैं और मेरे मोटापे की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। फिर विमला गुस्से में गांव के बाहर घने जंगल की ओर चली गई। तभी जंगल के अंदर एक फकीर बैठा हुआ था, जो विमला को देखकर हंसने लगा। तुम मुझे देखकर इस तरह हंस क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम किसी को बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उसे बर्बाद करोगी कैसे, है ना? हाँ, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे बर्बाद करूँ। मैं उसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, तो तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम वो कीमत दे दोगी तो समझ लो कि वो बगीचा और वो औरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या सच में? बताओ, मुझे क्या करना होगा? फिर फकीर अपने झोले से एक जल निकालता है और विमला के हाथ में देता है। ये जल उसके बगीचे में जाकर छिड़क देना। उसके सारे फूल और सारे फल रात भर में मुरझा जाएंगे और फिर जो लोग आज उसकी तारीफ करते हैं ना वही लोग कल उसकी बेइज्जती करके उसे गांव से निकाल देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसे बर्बाद करने के लिए बताओ, मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? तुम्हें मुझे 50 सोने के सिक्के देने होंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास इतने सिक्के कहाँ हैं जो तुम्हें दूंगी? अब वो सिक्के तुम्हें उसी के घर से मिल जाएंगे जिसे तुम बर्बाद करना चाहती हो। शोभा, मैं भी उसे पसंद नहीं करता। एक बार पता है, मैं उसके घर भिक्षा मांगने के लिए गया था। अरे, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी थी। मेरे मुंह पर मेरा तो खून खौल उठा था। फिर विमला लालच में आ गई और जल लेकर वहाँ से लौट गई। रात के अंधेरे में चुपचाप विमला शोभा के बगीचे में घुसती है और पूरे बगीचे में वो जल छिड़क देती है। फिर वहाँ से वापस चली जाती है। कुछ देर बाद आम के पेड़ की नींद टूटती है। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे बगीचे में आया था। मुझे चुपचाप रहना चाहिए। आम के पेड़ को बताया तो वो परेशान हो जाएगा।
वहीं फिर अगली सुबह शोभा जैसे ही घर से निकलती है तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है। शोभा, ओ शोभा, क्यों तुम ही हो पूरे गांव की सबसे ताजे फल बेचने वाली? तुम्हारे आम की तारीफ महाराज के कानों तक पहुंच गई है। महाराज कल सारे गरीब दुखियों को आम का शरबत पिलाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे आम राजमहल में मंगवाए गए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल ही सारे आम लेकर राजमहल पहुंचा दूंगी। हाँ तो ठीक है, कल सुबह तुम्हारे बगीचे के जितने भी आम होंगे सभी लेकर आ जाना। फिर सैनिक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर खड़ी विमला ये सब सुन लेती है। विमला हंसते हुए घर चली गई। उधर शोभा जैसे ही बगीचे में पहुंची तो उसके सारे फूल और पौधे मुरझाए हुए थे, सिर्फ आम का पेड़ ही ठीक था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फूल कैसे मुरझा गए? किसी ने मेरे पौधों में कुछ डाल दिया है। अम्मा, मुझे नहीं पता, लेकिन रात को मुझे भी लगा था कि कोई हमारे बगीचे में आया था। हाँ, हमारी भी नींद खुली थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। हमने किसी को देखा नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महाराज ने मुझे इतने आम का आदेश दिया है और ऊपर से हमारे बागीचे का ये हाल। चिंता मत करो अम्मा, जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है, लेकिन मेरे आम अभी भी ताजे और रसीले हैं। इन्हें तोड़कर महाराज को दे दो। शोभा ने आम तोड़कर एक टोकरी में भर लिए और उन्हें संभाल कर रख दिया। अब सुबह होते ही ये आम की टोकरी लेकर महाराज के पास चली जाऊंगी, जैसा उन्होंने कहा था। अच्छा, अभी भी ये आम ताजे और रसीले हैं और तुम इन्हें महाराज को देने जा रही हो? रुक जाओ, अभी मैं बताती हूँ। फिर विमला वही जल लेकर आई और आमों पर छिड़क दिया। अब जैसे ही कोई ये आम खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा और राजा शोभा का पूरा बगीचा उखाड़ कर फेंक देगा और फिर ये कभी बगीचे में कोई फल, सब्जी या फूल नहीं उगा पाएगी। विमला हंसते हुए चली गई और अगली सुबह शोभा आमों की टोकरी लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही शोभा आमों की टोकरी लेकर राजमहल पहुंची, राजा उसे देखते ही प्रसन्न हो गए। आओ 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 शोभा, तुम्हारे आमों की तारीफ मैंने पूरे गांव से सुनी है। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम सब मिलकर तुम्हारे आम खाकर तो देखें। वैसे वाह, क्या बात है, देखने में तो ये बहुत ही रसीले लग रहे हैं। हाँ महाराज, हमारी बागीचे के आम सबसे स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। ऐसे आम आपको किसी और के बागीचे में नहीं मिलेंगे। ये आम यहीं रख दो, आज इनका शरबत बनवाया जाएगा और पूरे महल में पिलाया जाएगा। अगर ये शरबत जितना स्वादिष्ट होगा उतना ही हम तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जितना हम प्रसन्न होंगे उतना ही उपहार दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं ये जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सैनिकों, अभी और इसी समय इनामों का शरबत बनवाया जाए और राजमहल में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी को एक एक गिलास पिलाया जाए। हम देखना चाहते हैं कि सबको ये कितना पसंद आता है। हाँ, जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर में सैनिक सारे आमों का शरबत बनाकर राज दरबार में ले आया और सभी को एक एक गिलास दे दिया। जैसे ही सभी लोगों ने शरबत पिया, अचानक एक एक करके सभी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है?
हमारे दरबार में सब एक साथ बेहोश कैसे हो रहे हैं? शोभा, तुमने क्या किया है? आम में क्या मिलाया हुआ है? नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। ये तो मेरे बागीचे के आम है, जिसे मैं अपने हाथों से तोड़ कर लाई हूँ। भला मैं इसमें क्या मिला सकती हूँ? सैनिकों, जल्दी जाओ और वैद्य जी को बुला कर लाओ। पता लगाओ कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। जल्दी करो। फिर वैद्य आया और सभी का उपचार किया। हाँ वैद्य जी, बताइए आखिरकार सब लोग एक साथ मूर्छित क्यों हो गए? क्या बात है? महाराज, जांच पड़ताल में ये पता लगा है कि आम में कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। उसी के असर से सभी के शरीर में जहर फैल गया था। अब वैसे मैंने औषधि दे दी है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जहर बड़ा खतरनाक था। शोभा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें जहर मिला हुआ आम दिया? राजमहल में आम में जहर मिलाकर लेकर आई? आज तुम्हारी वजह से हमारे दरबार के लोग मरते मरते बचे हैं। नहीं महाराज, मैंने आम में कोई जहर नहीं मिलाया। मुझे फंसाया जा रहा है। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मुझे तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं। सैनिकों, शोभा को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। हाँ, जो आज्ञा महाराज। ठीक है। महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं घर नहीं गई तो मेरा बागीचा मुरझा जाएगा। मेरे पेड़ पौधे पानी के बिना तड़प जाएंगे। कृपया मुझे जाने दीजिए। आज तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे जाते, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 दिनों बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तब तुम्हें फांसी दी जाएगी। सैनिकों, अभी के अभी इसे ले जाओ। मैं इसे एक पल भी अपने सामने नहीं देखना चाहता। ले जाओ इसे। सैनिक शोभा को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। हैं? ये कैसे हो गया? भला शोभा अपने आम में जहर क्यों मिलाएगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब उस बेचारी ने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया और सीधे महाराज को जहर मिला आम दे देगी। जरूर किसी ने जानबूझकर ये साजिश की है। अब उसके बगीचे का ध्यान कौन रखेगा? फिर ये खबर विमला तक भी पहुंची। चलो, अब मेरा षड्यंत्र काम कर गया। अब शोभा कभी आम नहीं बेच पाएगी। राजा ने तो उसे मौत की सजा भी दे दी और फिर पूरा बगीचा मेरा हो जाएगा। अब सब कुछ मेरा है। इन आमों को बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगी। फिर 2-3 दिन बीत गए। शोभा के बिना बगीचे के पेड़ पौधे फिर से मुरझाने लगे और प्यास से तड़पने लगे। ये अम्मा 2 दिनों से हमें पानी देने नहीं आई है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, मुझे भी फिक्र तो हो रही है। वो हमें एक दिन भी बिना पानी दिए नहीं छोड़ती थी। अब बताओ भला, 3 दिन हो गए हैं। पता नहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि पड़ोस की विमला ने ही कुछ किया है। लेकिन हम चाहकर भी अम्मा की मदद नहीं कर सकते। हमें वरदान मिला है कि हम सिर्फ नेक दिल इंसान से ही बात कर सकते हैं। उसी समय विमला बगीचे में आई। अरे, इसमें तो अभी भी ताजे रसीले फल हैं। मैंने जो जहरीला पानी डाला था उससे सब मुरझा गए थे। लेकिन अब मेहनत करूंगी तो ये सारा बगीचा मेरा हो जाएगा। मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा। मैंने ही शोभा को फंसाया है। फिर विमला की सारी बातें आम का पेड़ और सेब का पेड़ सुन लेता है। देखा, मैंने कहा था ना, यही सब कर रही है। अब हम क्या करें? हमें किसी न किसी से मदद लेनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी के अंदर रीना चूल्हे के पास बैठी चिंता में डूबी थी। घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था।
और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। राजू बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली है। तुम जानते हो हमें जमींदार का कर्ज भी चुकाना है और तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो रोज सब जगह काम मांगने जाता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन आज भी मैं बाहर जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा, चिंता मत करो। फिर राजू घर से निकल पड़ा और पूरे गांव में काम की तलाश करने लगा। राजू एक एक घर जाता है, खेतों में भी पूछता है, दुकानों के चक्कर लगाता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। थक हार कर वो शोभा के बगीचे के बाहर आकर बैठ जाता है। हाँ, हे भगवान, आज भी काम मिला ही नहीं। ऐसे घर गया तो माँ का तो दिल टूट जाएगा। 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। हैं? ये बगीचा किसका है? एक काम करता हूँ, इसी में से थोड़े से फल तोड़ लेता हूँ, कम से कम एक वक्त का खाना तो हो ही जाएगा। वैसे किसी के बगीचे से फल तोड़ना तो गलत है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। फिर राजू बगीचे के अंदर जाता है और चारों ओर देखता है। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे, फूल लटके हुए थे और पत्तियां सूखी दिखाई दे रही थीं। अरे, ये क्या? ये तो पूरा का पूरा बगीचा मुरझाया हुआ है। पेड़ पौधों को पानी की सख्त जरूरत है। ओहो, लगता है मालिक कहीं बाहर गया होगा। एक काम करता हूँ, पहले इन्हें पानी दे देता हूँ, फिर कुछ फल ले लूंगा, ये ठीक रहेगा। हाँ। फिर राजू बाल्टी में पानी भरकर लाता है और एक एक करके सभी पेड़ पौधों को पानी देने लगता है। जैसे ही पानी पड़ता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और पूरा बगीचा हरा भरा हो जाता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मैंने तो बस पानी डाला और सारे के सारे मुरझाए हुए पौधे एक ही पल में हरे भरे हो गए। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुमने हमारी पीड़ा समझी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम पानी नहीं देते तो हम सब कुछ ही घंटों में मर जाते। अरे, तुम मतलब आम का पेड़ होकर, मतलब एक पेड़ होकर कैसे बात कर सकते हो? हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल भी सपना नहीं देख रहे। इस बगीचे में हम दोनों ही बोल सकते हैं, और वो भी सिर्फ नेक दिल इंसान से, जिसके मन में छल कपट ना हो और जो दूसरों की मदद करता हो। हैं? ये मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब तुम पेड़ होकर इंसानों की तरह कैसे बात कर रहे हो? अच्छा देखो, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो तुम्हें पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखो, हमारा कोई मालिक नहीं है। हमारी मालकिन है एक अम्मा, शोभा। वो हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। सुबह शाम में 3 बार पानी देती थी, हमसे बातें करती थी, इसीलिए हम उसे अपनी पूरी शक्ति से फल और फूल देते थे। हाँ, लेकिन पड़ोस की विमला को ये सब देखकर जलन हो गई। उसने जहरीला पानी बगीचे में डाल दिया। इसी वजह से अम्मा को राजा ने काल कोठरी में बंद कर दिया। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा। हाँ, लेकिन बिना सबूत के तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहले तुम्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे। हाँ, तो कर लूंगा,
वैसे भी मैं बेरोजगार हूँ। अगर किसी बेगुनाह को इंसाफ दिलाने में मेरा समय लग भी जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। ठीक है, मैं बिमला पर नजर रखूंगा और सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। फिर राजू बगीचे से बाहर निकलता है और विमला के घर के बाहर छिपकर देखता है। तभी अंदर विमला अपने पति के साथ बैठी हंस रही थी। अरे विमला, क्या बात है, तू इतनी हंस क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? बस अपनी किस्मत पर हंसी आ रही है। अब हम शोभा के बगीचे के मालिक बनने वाले हैं। जो लोग उसकी तारीफ करते थे अब वही उसकी बुराई कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन विमला, उस बेचारी ने बहुत मेहनत की थी। तुमने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। मैं ये कैसे बर्दाश्त करती? सब उसकी तारीफ करते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। अब सब उसकी बुराई करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। फकीर ने जो पानी दिया था वो कमाल का था। उसी से बगीचा भी मुरझाया और महल के लोग भी मूर्छित हो गए। मतलब अब मुझे डर है कि कहीं ये फकीर तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल उससे मिलने जा रही हूँ। बचा हुआ पानी लौटा दूंगी और 50 सोने के सिक्के भी शोभा के घर से निकाल लिए हैं। अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहर खड़ा राजू सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये सच है। कल सही मौका होगा, इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। फिर अगली सुबह विमला घर से निकलती है और राजू चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद विमला फकीर के पास पहुंचती है। हाँ, तो आ गई विमला। बताओ, मैंने जो कहा था वो सच हुआ या फिर नहीं? हाँ, सब सच हुआ। जो लोग उसकी तारीफ करते थे आज वही उसकी बुराई कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो फिर बचा हुआ पानी दे दो और 50 सोने के सिक्के भी दे दो। ये लो पानी और ये रहे 50 सोने के सिक्के। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ, आज ही उसकी फांसी हो जाएगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जाओ। राजू झाड़ियों के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और उसके मन में गुस्सा उबलने लगा। अच्छा, तो ये इन दोनों की साजिश थी। अब देखो मैं इन दोनों को कैसा सबक सिखाता हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बड़े आए। और सीधे फकीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। भले ही मेरे घर में 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को सजा तो जरूर दिलवाऊंगा। और तुम दोनों अभी और इसी वक्त मेरे साथ राजमहल चलोगे। चलो, अरे चलो, चल। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। भले ही मेरे घर में 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को सजा तो जरूर दिलवाऊंगा। और तुम दोनों अभी और इसी वक्त मेरे साथ राजमहल चलोगे। चलो, अरे चलो, चल। फिर राजू फकीर और विमला को पकड़कर जबरदस्ती राजमहल की ओर ले चलता है। उधर राजमहल में जोरों शोरों से शोभा की फांसी की तैयारी चल रही थी। हाँ, तो फांसी की तैयारी हो गई है। अब कुछ ही पलों में शोभा को फांसी दे दी जाएगी। सैनिकों, जल्दी से शोभा को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक शोभा को लेकर आते हैं। महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पेड़ पौधे सब पानी बिना मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य के लोगों को जहर वाले आम खिलाने की? तुम्हें फांसी होगी और ये हमारा फैसला है। सैनिकों, अब फांसी दे दी जाए, क्योंकि हमारे सारे लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सभी
शोभा की फांसी की मांग कर रहे हैं। शुरू करो। उसी समय राजू फकीर और विमला रुक को लेकर जाइए! वहाँ पहुँचता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए महाराज, अम्मा जी को फांसी नहीं लग सकती है, वो निर्दोष हैं। कौन हो तुम और ये किसे लेकर आए हो अपने साथ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले को रोकने की? क्षमा महाराज क्षमा, लेकिन अम्मा जी निर्दोष हैं। उनके आम में जहर नहीं था, बल्कि उनके आम में जहर मिलाया गया था। ये क्या कह रहा है बेटा? भला मेरी आम में जहर कौन मिला सकता है? अम्मा, ये आपकी पड़ोसन विमला, ये आपसे जलती थी, इसी ने आपके फल में जहर मिलाया। और ये जहर वाला पानी देने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये फकीर है। इसी ने वो जहर वाला पानी विमला को दिया, और विमला ने वो पानी आपके बगीचे में छिड़का और फिर आपके आम में मिलाया। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, मैंने खुद सुना सब कुछ। पूछिए इनसे। तुम फकीर, तुम वही हो ना जो एक दिन मेरे यहाँ से आम की टोकरी चुरा कर भाग रही थी, और मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था, फिर भी तुम्हें छोड़ दिया था कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन जियोगे। लेकिन तुमने मेरी भलाई का ये सिला दिया, तुम मुझे मौत के दरवाजे तक ले आई। भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। और विमला, तू तो मेरी बहन जैसी थी, हर वक्त तुमसे प्यार से बात करती थी, लेकिन तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मेरे बच्चों जैसे मेरे बागीचे को मुरझा दिया और इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब अपने मुंह से कबूल करो कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। बोलो। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं शोभा से बदला लेना चाहता था, उसने मुझे अपमानित किया था। महाराज, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं उसकी तारीफ से जलती थी। लोग उसके आम और बगीचे की तारीफ करते थे। वो ताकतवर और फुर्तीली थी और मैं मोटी होती जा रही थी। लोग मेरी बुराई करते थे, इसी जलन में मैंने ये किया। मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम्हारे बदले की वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ी, और मैं कुछ ही पलों में एक निर्दोष को फांसी देने वाला था। अगर ये लड़का समय पर नहीं आता तो हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और आजीवन कारावास में कैद कर दो। ले जाओ इन्हें। फिर सैनिक फकीर और विमला को पकड़कर ले गए। शोभा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें 4 दिनों तक काल कोठरी में रखा, खाना भी नहीं दिया, निर्दोष निकली। मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं महाराज, ये सब गलत फहमी थी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज से तुम्हारे उगाए हुए सारे फल, फूल, सब्जियां और औषधियां राजमहल में आएंगी और तुम्हें उनकी पूरी कीमत दी जाएगी। ये हमारा आदेश है। अच्छा हाँ, और तुम लड़के, तुमने वाकई में बहुत बहादुरी दिखाई। बहुत हिम्मत का काम है राजा के आदेश को रोकना। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस काम चाहिए, क्योंकि मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ। तो समझो आज तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा काम होगा शोभा के बगीचे से फल फूल राजमहल तक पहुंचाना और जरूरत का सामान बगीचे तक ले जाना। शोभा बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए उनकी मदद करना। अब वो बगीचा राजमहल की धरोहर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ, ठीक है महाराज, मुझे ये मंजूर है। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बेटे की जगह बेटा दिया। चलो बेटा, चलते हैं। फिर शोभा राजू को लेकर अपने बगीचे में आती है। जैसे ही वो बगीचे के अंदर कदम रखती है, वो अपने पूरे बगीचे को हरा भरा देखकर चौंक जाती है। अरे, ये कैसे हो गया?
मैं तो इतने दिनों से बागीचे में आई नहीं थी, फिर मेरे पेड़ पौधे इतने खिले खिले कैसे हैं? अम्मा, तुम कितने दिनों बाद आई हो? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग इतने हरी भरी कैसे हो गए? तुम्हें पानी कौन देता था? अम्मा, तुम्हारे साथ ये जो लड़का है ना, इसी ने हमें 2-3 बार पानी दिया था। इसी की वजह से पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। क्या सच में बेटा, ये सब तुमने किया? हाँ अम्मा, जब मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैं परेशान होकर यहीं बैठ गया था और सोचा कि आपके बगीचे से कुछ फल तोड़ लूं। लेकिन अंदर गया तो मैंने देखा, बाप रे बाप, सारे के सारे पेड़ पौधे एक तरफ से मुरझाए हुए बेचारे। तो मैंने सब में पानी डाला और बस तभी से ये दोनों बोल पड़े। अब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे बात कैसे करने लगे। बेटा, ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है। इनमें से एक मेरा सगा बेटा है और दूसरी मेरी बेटी है। क्या? ये आप क्या कह रही हो अम्मा? मेरे 2 छोटे बच्चे थे, दोनों को मेरी सास ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था, क्योंकि वो मेरे पति का दूसरा विवाह करना चाहती थी। मेरे पति को भी मारने की कोशिश की, उन्होंने धमकी दी थी। इसीलिए मैंने रात के रात वो गांव छोड़ दिया और मैं अपने 2 बच्चों की लाश लेके यहाँ आ गई। ये बागीचा मेरे पिताजी का था। इस बाग में मैंने अपने बच्चों को दफन कर दिया और देखते ही देखते मेरे बच्चे मुझसे बात करने लगे और मुझ पे रहमत बनकर बरसने लगी। एक आम का पेड़ बन गया, दूसरा सेब का। बाप रे बाप, इतना बड़ा दुख लेकर आपने पूरा जीवन बिता दिया, इतना सब कुछ सहा और उसके बाद भी बताइए भला आपके साथ ये हुआ। फिर शोभा आम के पेड़ के पास आती है और जमीन की मिट्टी हटाने लगती है। जैसे ही मिट्टी हटती है, वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। ओह, अरे ये क्या अम्मा, यहाँ पे इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? बेटा, मैं जो फल और सब्जियां बेचती थी, उसका सारा पैसा घर में नहीं रखती थी। मैं इन्हीं दोनों बच्चों के पास जमीन में सुरक्षित रख देती थी, ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। इसमें से आधा धन तुम ले जाओ, अपनी आर्थिक हालत सुधार लो। आज तुम्हारी वजह से मैं भी जिंदा हूँ और मेरा पूरा बागीचा भी। इसीलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। शोभा उसमें से सोने के सिक्के निकालकर राजू को दे देती है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस धन से सारा कर्ज चुका दूंगा और उसके बाद पूरे मन से इस बगीचे की और आपकी सेवा करूंगा। राजू सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा और फिर शोभा के साथ मिलकर बगीचे में दिन रात मेहनत करने लगता है।